साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 11.3 का 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। साइंटिस्ट इसने बोला है द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर। साइंटिस्ट इसने ट्रायंगल दे रखा है जिसके साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं इसने, ये ठीक है। तो इसने बोला कि फाइंड इट्स वर्टेक्स, अपने को ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालने हैं। तो देखिए साइंटिस्ट अपने जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को समझ में आ रहा है कि एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है अपना ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। इसने इसके साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं साइंटिस्ट। अपने जो साइड ए बी है, ए बी साइड है, इसका बिल्कुल मिड का मतलब होता है बिल्कुल बीच वाला भाग, ठीक है। जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ है। इसके कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं अपने को, देखिए 1 5 -1, इसके कोऑर्डिनेट है 1 5 -1 और साइड बी सी है। इसका जो मिड पॉइंट है साइंटिस्ट ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 4 -2 और ये जो अपनी थर्ड साइड है ए सी, इसके कोऑर्डिनेट इसने अपने को यहाँ पे दे रखे हैं 2 3 और 4। तो इसने बोला है कि अपने को ए बी सी के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने हैं। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपना जो ए है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 z1 हो जाएंगे और अपना जो बी है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने x2 y2 z2। सी है अपना, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 y3 z3, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मान लेते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट ये अपने को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। इसका साइंटिस्ट जो मिड पॉइंट है नाम ये ए बी सी, ये इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ, ठीक है। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन अपने को समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना जो डी है, पॉइंट डी है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई है अपना, ई है वो बी सी का है एंड जो एफ है वो ए सी का है एंड एफ है ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये जो डी है, डी के कोऑर्डिनेट कैसे आ सकते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट, ये जो अपना डी मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कैसे आए होंगे? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 1 वो कैसे आया होगा? आपको पता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, ठीक है। ये जो अपना 1 है वो अपना है x1 + x2/2 और जो डी का y कोऑर्डिनेट है 5, ये कैसे आया है? y1 + y2 y2/2 और डी का जो z कोऑर्डिनेट है -1 वो अपना आया है z1 + z2/2 से, z1 + z2/2। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास क्या होगा? देखिए x1 + x2 = 2, ठीक है। ये अपनी मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पास यहाँ पे हो जाएगा y1 + y2 = 10। ये अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे z1 + z2 = -2। ये अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है। अपने पास यहाँ से जो डी पॉइंट है, डी से अपने पास यहाँ पे 3 इक्वेशन आ चुकी है। अब साइंटिस्ट देखिए अपने पास ये जो अपना ई कोऑर्डिनेट है, ई कोऑर्डिनेट कैसे आए होंगे अपने पास? इसी प्रकार करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ई, जो अपना साइंटिस्ट ई का जो 0 कोऑर्डिनेट है वो कैसे आया होगा? ई का जो 0 कोऑर्डिनेट है वो अपना आया होगा x2 + x3/2 से, है ना, x2 + x3/2 से। और इसका जो 4 है वो आया होगा y2 + y3/2 से। और इसका जो z कोऑर्डिनेट है -2 वो आया होगा z2 + z3
Z2 प्लस Z3/2। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 करेंगे 0, ठीक है। इसको साइंटिस्ट हम इक्वेशन बोल देते हैं 4। ये अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे 2, ये अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। और यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास देखिए Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू अपना हो जाएगा -2 इंटू 2 करेंगे -4, ये अपनी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। ये 6th इक्वेशन है। अब साइंटिस्ट हम निकालेंगे इसके अंदर कोऑर्डिनेट ऑफ एफ के कोऑर्डिनेट। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ एफ के जो कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट कैसे निकालेंगे, एफ के कोऑर्डिनेट 2 3 4, 2 कैसे आया होगा, 2 अपना आया होगा x1 प्लस x3 से। साइंटिस्ट जो एफ का जो 2 है वो इक्वल टू लिखेंगे हम x1 प्लस x3/2 और 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3/2 और 4 इज इक्वल टू z1 प्लस z3/2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट देखिए अपने पास जो आएगा रिजल्ट आएगा x1 प्लस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 to the 4 हो जाएगा। ये हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ से साइंटिस्ट फिर अपने पास y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 to the 6, ये अपनी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर अपनी 8 हो जाएगी, 8 इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से साइंटिस्ट फिर Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू 4 to the 8, ये अपनी इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास डिफरेंट टाइप की 9 टाइप की इक्वेशन आ चुकी है। साइंटिस्ट इसको आगे सोल्व करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पेज पे एक बार हम ना इसके अंदर जो x वाली टर्म है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अपनी x वाली इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, फोर्थ और 7th, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन से देखते हैं साइंटिस्ट एक बार। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ और 7th, इन तीनों इक्वेशन से देखते हैं साइंटिस्ट। अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 और फोर्थ इक्वेशन अपनी है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 एंड अपनी 7th इक्वेशन है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए अपने पास जो ये फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन से अपने पास यहाँ से तो डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है। जो अपना x2 है वो नेगेटिव ऑफ x3 है, ठीक है। x2 और x3 एक दूसरे का नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x2 की जगह x3 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट अपने पास जो x2 की वैल्यू है ये हम पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपनी फोर्थ इक्वेशन है और ये अपनी 7th इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर साइंटिस्ट x2 की वैल्यू पुट करते हैं -x3। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है x1 प्लस x2, x2 की जगह -x3 पुट करेंगे, -x3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अपनी थर्ड इक्वेशन 7th इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो साइंटिस्ट इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x3 माइनस x3 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा 2x1, 2x1 इज इक्वल टू 4 और 2 6। इसके अकॉर्डिंग अपने पास साइंटिस्ट x1 की वैल्यू आ जाएगी 6.2 करेंगे 3। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 आएगी।
साइंटिस्ट ये जो x1 की वैल्यू 3 है, ये हम इक्वेशन नंबर इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये अपनी कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट इक्वेशन थी ना। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये कर देते हैं x = 3 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है x1 - x3 = 2। x1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 - x3 = 2। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो x3 की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 3 - 2 करेंगे 1। ठीक है, ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास x3 की वैल्यू 1 आ चुकी है। और ये जो x3 की वैल्यू ये इसके अंदर पुट करते हैं अपने पास। ये देखिए x2 और x3 अपने पास एक दूसरे के नेगेटिव है। साइंटिस्ट अपने पास क्या है? x2 = नेगेटिव ऑफ x3 है ना। x3 की वैल्यू 1। तो साइंटिस्ट ये देखिए अपने पास x2 की ये वैल्यू आ चुकी है, x3 की ये वैल्यू आ चुकी है और x1 की ये वैल्यू आ चुकी है। तो साइंटिस्ट ये जो वैल्यू अपने पास आई है ये इसके अंदर पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू अपने पास आई है 3, x1 की वैल्यू अपने पास आई है 3, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। और x2 की वैल्यू अपने पास आई है -1, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं +1। ठीक है, ये तो पुट कर देते हैं। अब साइंटिस्ट ये जो x वाला केस है वो तो सारा कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, x वाला केस तो अपना सोल्व हो गया। अब साइंटिस्ट अलग से देखिए हम करेंगे इसके अंदर जो अपनी इक्वेशन है आगे। x वाला केस तो सारा खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट हम करेंगे y वाला केस सोल्व। ठीक है, तो अपना साइंटिस्ट यहाँ पे इक्वेशन नंबर देखिए, इक्वेशन नंबर 2nd, 5th और 8th से। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसके अंदर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2nd, 5th और 8th से। ठीक है ना, इन तीनों इक्वेशन से देखेंगे साइंटिस्ट। ये इक्वेशन नोट कीजिए। अपनी सेकंड इक्वेशन क्या है? y1 + y2 = 10। सेकंड इक्वेशन अपनी है y1 + y2 = 10 और फिफ्थ इक्वेशन है y2 + y3 = 2। y2 + y3 = 2 और अपनी जो लास्ट इक्वेशन है 8th वो है y1 + y3 = 6। y1 + y3 = 6। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना ऐसा करते हैं हम, किसी भी इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए आप। अपना जो इक्वेशन नंबर 2nd ना, ये 2nd इक्वेशन है, ये अपनी 5th इक्वेशन है और ये अपनी आगे 8th इक्वेशन है। तो हम ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 2nd से निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2nd से अपने पास y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। y1 = हो जाएगा 10 - y2, 10 - y2। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट अपने पास y1 की वैल्यू है 10 - y2, ये हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर। देखिए इक्वेशन नंबर 3rd के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3rd के अंदर वैल्यू ऑफ y1 = 10 - y2 पुट इन इक्वेशन नंबर, ये 8th इक्वेशन है ना अपनी, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो अपने पास कौन सी इक्वेशन बनेगी साइंटिस्ट? ये इक्वेशन तो अपने पास देखिए 5th इक्वेशन ये तो सेम रहेगी y2 + y3 की फॉर्म में। y2 + y3 = 2 रहेगा। इसके अंदर साइंटिस्ट हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे। y1 की वैल्यू है 10 - y2, y1 की वैल्यू पुट करेंगे 10 - y2 + y3 = 6 है। ठीक है, यहाँ से देखिए अब अपने पास यहाँ से क्या आएगा, ये तो अपने पास इक्वेशन से सेम है y2 + y3 = 2। इसके अंदर देखिए -y2 + y3 = कितना बचेगा? 6 - 10 करेंगे तो -4 ये बचेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास y2 - y2 तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2y3 = ऐड करेंगे ना तो 2 - 4 करेंगे -2 हो जाएगा। अपने पास यहाँ से देखिए y3 की वैल्यू आ जाएगी -2.2 करेंगे -1। साइंटिस्ट अपने पास जो y3 की वैल्यू है वो -1 आ चुकी है। ये साइंटिस्ट आप
y3 की वैल्यू है, ये इसके अंदर किसी के अंदर भी पुट कर सकते हो, इसके अंदर पुट कर देते हैं अपनी जो इक्वेशन नंबर ये 5th थी ना, ये अपनी 5th इक्वेशन थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y3 इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन नंबर 5th। इक्वेशन नंबर 5th के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5th कौन सी थी अपनी, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 की वैल्यू साइंटिस्ट -1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास y2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, y2 अपना हो जाएगा 2, ये -1 है तो इस तरफ +1 हो जाएगा 3। तो साइंटिस्ट अपने पास y2 की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ देखिए अपने पास जो y1 की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ से निकाली थी, एंड y1 की वैल्यू अपने पास है 10 माइनस y2, क्या है 10 माइनस y2 की वैल्यू 3। तो अपने पास y1 की वैल्यू हो जाएगी 7, क्या हो जाएगी 7। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास y1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 3 है और y3 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 7। एक बार साइंटिस्ट पुट कर देते हैं, y1 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 7 है, ठीक है, और y2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 3 आई है, और y3 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास -1 आई है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट आप इसी प्रकार आगे सोल्व कर सकते हो। जो अपने इक्वेशन नंबर 3rd, 6th और 9th इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से सोल्व करके आप यहाँ पे Z1, Z2, Z3 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अपने पास तीनों इक्वेशन आ चुकी है, इनका सोल्व करके आप Z1 और Z2, Z3 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना साइंटिस्ट, जैसे हमने इसके अंदर किया था वैसे ही इसके अंदर करना है। एक बार आप किसी भी इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर वो उसके अंदर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर लीजिए, वहाँ से आपको एक वेरिएबल जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस प्रकार अपना ये जो 12th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम यहाँ पे डायरेक्ट 13th क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो साइंटिस्ट आगे हम 13th क्वेश्चन करेंगे। तो 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए इसने क्या बोल रखा है अपने को। 13th क्वेश्चन में बोला है ABC आर द 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके 3 वर्टेक्स अपने को दे रखे हैं। इसने बोला द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, जो अपना एंगल BAC है उसका इंटरनल बाइसेक्टर है वो मीट करता है BC लाइन के ऊपर, ठीक है। BC लाइन को मीट करता है D पॉइंट के ऊपर। तो अपने को AD की लेंथ निकालनी है। तो साइंटिस्ट पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट अपने को जो इसने गिवन इक्वेशन दे रखा है उसके अंदर अपने को गिवन वैल्यू क्या समझ में आ रही है। गिवन वैल्यू के अंदर साइंटिस्ट अपने को समझ में ये आ रहा है कि अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है इसने, ठीक है। इसने एक ट्रायंगल दे रखा है अपने को ABC, AB और C ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट इसने दे रखे अपने को। इसके कोऑर्डिनेट है 5, 4, 6। इसके कोऑर्डिनेट है 1, -1 और 3। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 3 और 2, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट इसने बोला है कि जो अपना एंगल BAC है ना, एंगल BAC का मतलब है कि ये वाला एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट करके जाने वाली लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करके जाने वाली लाइन साइंटिस्ट BC लाइन के ऊपर मिलती है जिसको हम नाम देते हैं D। तो अपने को इस AD लेंथ निकालनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करते हैं कि कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन में क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जो अपना A से निकलने वाली लाइन है AD, ये लाइन BC को बाइसेक्ट करती है ना। ऐसा नहीं सोचना है, ये जो AD लाइन है ये BC का बाइसेक्टर नहीं है, ये जो AD लाइन है इस एंगल का बाइसेक्टर है। यानी कि साइंटिस्ट जितना एंगल है ना, ये टोटल एंगल जितना A है उसका आधा आधा भाग इसको काट के जाती है ये लाइन, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ये जो देखिए अपने को ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि आप B और C का मिड पॉइंट मान लो D को, ऐसा नहीं है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखिए अपने को ABC के वर्टेक्स तो अपने को गिवन है, यहाँ पे नोट करते हैं। A के जो वर्टेक्स है वो है 5, 4 और 6। B के वर्टेक्स 1, -1 और 3 और C पॉइंट के वर्टेक्स है वो 4, 3 और 2 है, ठीक है। और साइंटिस्ट इसने क्या बोला है कि जो AD लाइन है ना, जो अपनी लाइन AD है, AD वो क्या है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A।
एंगल ए की बाइसेक्टर है वो, ना कि लाइन बी सी की, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड और जो लाइन ए डी है वो मीट करती है बी सी के पर, मीट बी सी ऑन डी, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे फाइंड क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले तो टू फाइंड, अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए डी। लेंथ ऑफ ए डी, तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। साइंटिस्ट अपने को ए से लेके डी तक की लेंथ निकालनी है, तो इसके अंदर देखिए आप, जो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट तो पता होने चाहिए ना। मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पता होगी, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, फिर तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे साइंटिस्ट? डी के कोऑर्डिनेट पता हमें तब चलेंगे जब अपने को लाइन बी सी का जो रेशियो पता चल जाएगा। अपने को ये रेशियो पता चल जाए कि लाइन बी सी को जो ये डी पॉइंट है कितने रेशियो के ऊपर कट करता है, ठीक है। और ये रेशियो कैसे पता चलेगा, ये साइंटिस्ट आपको पता होगा भी और नहीं भी पता होगा, तो यहाँ पे सुन लीजिए। एक ट्रायंगल के अंदर साइंटिस्ट एक थ्योरी होती है, देखिए ट्रायंगल के अंदर साइंटिस्ट थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना, कि किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करके जाने वाली लाइन क्या है। एक ट्रायंगल के अंदर जब किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करके जाने वाली लाइन उसके बिल्कुल सामने वाली साइड के ऊपर जाके मिलती है, तो साइंटिस्ट उस एंगल से निकलने वाली जो दोनों साइड होती है, ए से निकलने वाली साइड कौन सी है, ए बी और ए सी, ठीक है ना। उस एंगल से निकलने वाली दोनों साइड का रेशो, यानी कि ए बी और ए सी का रेशो इक्वल होता है कि वो निकलने वाली लाइन इस सामने वाली लाइन को कितने रेशो के ऊपर कट करती है। साइंटिस्ट आपको ध्यान से सुना, आपको मैं बता भी देता हूँ। जैसे कि अब साइंटिस्ट एंगल ए से जब बी सी लाइन के ऊपर ये जो बाइसेक्ट करके जाने वाली लाइन है, तो एंगल ए से साइंटिस्ट कौन सी दो लाइन पास हो रही है, एंगल ए से साइंटिस्ट अपने लाइन पास हो रही है ए बी, ठीक है, और एक लाइन पास हो रही है ए सी। तो ए बी लाइन और ए सी लाइन का जो रेशियो है ना साइंटिस्ट, वो किसके इक्वल होगा, वो इन दोनों लाइन का जो रेशियो है वो इसके इक्वल होगा कि ये जो लाइन ए डी है ये बी सी लाइन को किस पॉइंट के ऊपर मतलब किस पॉइंट के ऊपर कट करती है, यानी कि कितने रेशियो के ऊपर कट करती है। तो वो साइंटिस्ट आपका हो जाएगा M1 रेशियो M2। मान लेते हैं कि इन दोनों लाइन का रेशियो M1 रेशियो M2 है, तो डी पॉइंट का जो रेशियो है ना वो अपना हो जाएगा M1 रेशियो M2, ठीक है। ये जो डी पॉइंट है वो बी सी लाइन को M1 रेशियो M2 के अंदर कट करेगा। ये आप साइंटिस्ट यहाँ पे नोट कर लेना। आपको हो सकता है पहले पता हो और नहीं भी पता है, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की थ्योरी बोलती है ये बात, ठीक है ना। तो अब देखिए साइंटिस्ट, लाइन ए बी और लाइन ए सी का रेशियो क्या है अपने को अब पता चल गया, इसका रेशियो निकालेंगे। तो साइंटिस्ट अपने जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी क्या हो जाएगी, ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -1 का स्क्वायर करेंगे, 4 - -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये साइंटिस्ट ए बी लाइन हो जाएगी। देखिए क्या आता है अपने पास, इक्वल टू अंडर रूट 5 - 1 करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 + 1 करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 - 3 करेंगे 9, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये कितना हो जाएगा अपने पास, अंडर द रूट, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ से देखिए 25 + 16 करेंगे अपने पास हो जाएगा ये 41, 41 + 5 9 करेंगे 50 हो जाएगा साइंटिस्ट। कितना हो जाएगा, ए बी लाइन की जो लेंथ है वो √50 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट अपनी जो ए सी लाइन है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लाइन ए सी है इसकी लेंथ अपनी हो जाएगी अंडर द रूट, देखिए
5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखिए 5 माइनस 4 करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 4 माइनस 3 करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस 6 माइनस 2 करेंगे 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 16, 17, 18, अपने पास आ जाएगा √18। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट ये देखिए AB अपॉन AC का रेशो, नाउ लाइन AB अपॉन AC का रेशो कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, अपने पास AB क्या है √50 अपॉन AC √18। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो अपनी √50 इसको क्या लिख सकते हैं, √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, क्योंकि 50 को लिखेंगे 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर रूट बचेगा अपॉन 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे साइंटिस्ट 3√2। ठीक है, 18 को लिख देंगे 3√2, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 2 करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, √2 का बचेगा √2। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट ये देखिए 5√2 अपॉन 3√2 करेंगे, √2 से √2 कैंसिल, तो अपने पास AB अपॉन AC इन दोनों लाइन का रेशियो आ जाएगा 5/3, यानी कि 5:3। और ये जो 5:3 साइंटिस्ट ये देखिए हमने ऊपर यहाँ पे बोला था कि AB और AC का जो रेशियो है वो M1:M2 है, तो ये क्या है साइंटिस्ट, अपने पास M1:M2 है। यानी कि ये जो एंगल A को बाइसेक्ट करके जाने वाली लाइन है, ये इस BC लाइन को D पॉइंट के ऊपर कट करती है, तो इस D पॉइंट का रेशियो क्या है M1:M2, यानी कि 5:3 आया है। D पॉइंट का रेशियो क्या है 5:3। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए D है वो BC लाइन को 5:3 के ऊपर कट करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे जो अपना पॉइंट D है, ठीक है, पॉइंट D डिवाइड्स द लाइन BC इन 5:3। ठीक है, तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट, जो D का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, D का x कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट आपको पता है ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। M1 ठीक है, BC के लिए x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z ये है। ठीक है, और ये आपकी M1 M2 है, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जल्दी से अपना जो x निकालिए। अपना x क्या होता है, x अपना होता है M1x2, यहाँ पे M1x2 करेंगे यानी कि 5 इंटू 4 करेंगे 20 प्लस M2x1 करेंगे 3 इंटू 1 करेंगे 3। ठीक है ना, अपॉन M1 प्लस M2 करेंगे 5 प्लस 3 करेंगे 8। तो उसके बाद साइंटिस्ट D का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा M2y1 या फिर M1y2 बोल सकते हैं, M1y2 5 दिए 15 प्लस M2y1 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 अपॉन M1 प्लस M2 करेंगे 5 प्लस 3 करेंगे 8। इसका जो z कोऑर्डिनेट है D का जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा M1z2 5 2 10 प्लस M2z1 3 3 9 अपॉन 8। तो साइंटिस्ट देखिए जो D का अपना कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 23 प्लस ये हो जाएंगे 23 अपॉन 8 और 15 -3 करेंगे 12 अपॉन 8 करेंगे, ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 12 अपॉन 8। इसको कट करेंगे 2 पे तो 6/4 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 15 -3 करेंगे 12/8 आएगा तो 3/2 लिखेंगे, इसको 4 पे कट कर देंगे, ये हो जाएगा अपने पास 19/8। तो साइंटिस्ट देखिए अपने पास D के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अपने पास साइंटिस्ट ये जो D है इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं D के कोऑर्डिनेट।
डी के कोऑर्डिनेट यहाँ नोट कर लेते हैं। क्या ये अपने पास है 23/8, 3/2 और 19/8। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आए हैं डी के। अब साइंटिस्ट अपने को ए से लेकर डी तक डिस्टेंस निकालनी है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ए से लेकर डी तक, ए डी। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं साथ में, जो अपने पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट अपने 5, 4, 6 है। ठीक है, अब साइंटिस्ट ए डी डिस्टेंस निकालते हैं। नाउ डिस्टेंस ऑफ लाइन ए डी वो क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, ताकि अपने को इक्वल टू के अंदर अंडर द रूट स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, वो बाद में लगा लेंगे इकट्ठा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 23/8 माइनस 5, 23/8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 19/8 माइनस 6 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। ए से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे साइंटिस्ट ऐसा करते हैं 8 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम 8 एलसीएम लेंगे तो अपने पास यहाँ पे तो 23 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा अपॉन 8 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ साइंटिस्ट क्या हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो अपने पास 3 आएगा, माइनस के अंदर 2 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइंटिस्ट 8 एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने पास 19 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 48 को 8 से डिवाइड करेंगे 6 48 8 48। ठीक है, ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए अपने पास ए डी का स्क्वायर, साइंटिस्ट आप इसके अंदर 23 माइनस 40 करो चाहे 40 माइनस 23 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 23 माइनस 40 करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप 40 माइनस 23 भी कर सकते हो, 40 माइनस 23 करेंगे तो अपने पास आएगा 17। ठीक है, अपॉन 8 उसका स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 करोगे 5/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए साइंटिस्ट 48 माइनस 19 करोगे तो अपने पास क्या आएगा 29 हो जाएगा, 29/8 का स्क्वायर। अब साइंटिस्ट आपको इसको सोल्व करना है। देखिए तो साइंटिस्ट आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए अपने पास यहाँ से साइंटिस्ट देखिए 8d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8d का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 17/8 का स्क्वायर करेंगे। साइंटिस्ट 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 289 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 25/4 प्लस 29/8 का स्क्वायर, साइंटिस्ट अपने पास जो 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। ठीक है, अपॉन 8 का स्क्वायर 64, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ पे ऐसा करते हैं 64 एलसीएम ले लेते हैं, 64 एलसीएम ले लिया तो अपने पास यहाँ पे तो 289 हो जाएगा प्लस 64 को 4 से डिवाइड करेंगे अपने पास आएगा 16। ठीक है, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा प्लस यहाँ अपने पास 841 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इन तीनों को ऐड करते हैं। देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 109, 9 और 1 10, हासिल 1 लगी, 1 और 4 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 8 13, हासिल 1, 1 और 8 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 1530/64। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने पास ए से लेकर डी तक के डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम ए डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी अपना हो जाएगा इस वैल्यू का स्क्वायर रूट कर देंगे 1530/64 का स्क्वायर रूट। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 1530 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अपॉन 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। ठीक है, यूनिट। तो साइंटिस्ट अपने पास ए से लेकर डी तक डिस्टेंस रहेगी। देखिए अपनी जो
एडी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 1530/8। ठीक है, ये अपना यहाँ पे 13th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।